नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी। आज आपको रूस और यूक्रेन युद्ध का एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया है जो विश्व युद्ध की ओर तेजी से इशारा कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया को युद्ध लंबा चलने की चेतावनी भी दी है और तीसरे दिन भी रूस के तेवर तल्ख बने हुए हैं। रूस की सेना यूक्रेन को तहस नहस करती रही है। कई सारे देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। युद्ध से जुड़ी हर खबर मैं आपको अगले 1 घंटे दिखाऊंगा। एक बड़ी खबर यूएनएससी से सामने आई है। भारत ने रूस के खिलाफ वोट करने से खुद को अलग कर लिया है। भारत वहां भी अपने स्टैंड पर कायम दिखाई दिया है। कैसे भारत ने बिना किसी पक्ष लेते हुए अपनी बात दुनिया के सामने रखी है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। यूक्रेन के हालात से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से शांति के लिए कोशिश करने की पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की ओर रहा। वहां फंसे छात्रों को वापस लाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। इससे जुड़ा अपडेट भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली की आवाज मैं देश तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज मैं देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों के पास पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। तीसरे दिन भी रूस के तेवर में कोई कमी दिखाई नहीं दी है। रूस की सेना यूक्रेन पर कहर बरपाती रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस खूनी संघर्ष के बारे में एक खतरनाक मोड़ आया है। तीसरे दिन यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया के कई सारे देश आगे आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी पहल फ्रांस ने की है। फ्रांस ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है और वो दुनिया को चेतावनी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है, दुनिया लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे। उधर रूस के राष्ट्रपति के तेवर भी लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू होने वाला है? दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा। यूक्रेन रूस युद्ध शांत नहीं होने के आसार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बड़ी चेतावनी। लंबे युद्ध के लिए दुनिया रहे तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। युद्ध के तीसरे दिन भी रूस के खतरनाक तेवर कायम दिखे।
दुनिया भर से एक के बाद एक प्रतिबंधों और यूक्रेन को मिल रहे सहायता प्रस्तावों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहे। रूस की सेना यूक्रेन को दहलाती रही, बम धमाकों से यूक्रेन की राजधानी कीव का नक्शा बिगाड़ती रही। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी घुटने टेकने को तैयार नहीं दिखा। यूक्रेन की जनता के हाथ में भी बड़ी तादाद में घातक हथियार दिखे। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने यूक्रेन को सैन्य मदद की घोषणा करने के साथ दुनिया को लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने वाली चेतावनी दे डाली। आज दुनिया के कुछ देशों के रुख में बदलाव देखने को मिला। सबने यूक्रेन की मदद के लिए सामने आने की मंशा जाहिर की। यूक्रेन की सहायता करने वालों की लिस्ट लंबी होती दिखी। इस लिस्ट में फ्रांस के साथ इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, हंगरी और ग्रीस शामिल होते दिखे। जिस तरह से यूक्रेन की मदद करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है, सभी अन्य तरह से मदद करने के साथ मिलिट्री मदद देने की बात दोहरा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा, दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ तो ये देश अपनी धमक दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस अपने खतरनाक इरादे से पीछे हटता नहीं दिख रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो पहले ही परमाणु अटैक वाली धमकी दुनिया को दे चुके हैं। पुतिन ने कहा है, सैन्य मामलों की बातें करें तो सोवियत संघ के विघटन और अपनी ताकत के काफी कम होने के बाद भी आज का रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। रूस के पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं। ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए कि वो दखल देंगे और उनकी हार नहीं होगी। कोई भी हमारे देश पर हमला करता है तो फिर उसे परिणाम भुगतने होंगे। विश्व इतिहास में बीते कई देशों में ऐसा नहीं हुआ जब किसी देश ने खुले तौर पर परमाणु हमले की धमकी दी हो, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने वाले व्लादिमीर पुतिन बार बार ऐसा कह रहे हैं। जब जब यूक्रेन को मदद के संकेत मिलते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से परमाणु बम वाली धमकी सामने आ जाती है। पुतिन दोहराते रहे हैं कि उनके पास परमाणु बम है, जिसके इस्तेमाल से उन्हें कोई परहेज नहीं। पुतिन के ऐसे बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन पर चल रही जंग कभी भी परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। रूसी हमले का तीसरा दिन भी खौफनाक रहा। यूक्रेन मिसाइलों और तोपों की गरज से थर्रा रहा है। दोनों ही पक्षों की तरफ से जबरदस्त जानो माल के नुकसान की डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिकों ने रूस के 1000 से अधिक सैनिक मारे हैं। इस युद्ध में अभी तक उसके 137 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस के 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके सैनिकों ने 211 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ब्रिटेन की तरफ से बताया जा रहा है कि इस युद्ध में 450 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन में 194 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 57 नागरिक शामिल हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी हवाई हमले में कम से कम 25 नागरिक मारे गए हैं और 102 घायल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी के भी कुछ भी दावे हों, लेकिन सामने आ रही तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। यूक्रेन के नागरिकों पर युद्ध कहर की तरह टूट पड़ा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और अंडरग्राउंड स्टेशंस में शरण लेने को बाध्य हैं। सबकी कोशिशें बस यही हैं कि किसी भी तरह से यूक्रेन की सीमा से बाहर आ जाएं। लाखों की संख्या में पश्चिम के बॉर्डर इलाके में जमा हो रहे हैं। मानना है कि इस युद्ध की वजह से करीब 18 लाख लोग विस्थापित होंगे। युद्ध की विभीषिका से यूक्रेन की जनता परेशान है। यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिक परेशान है, लेकिन रूस है कि मानने को तैयार नहीं। रूस को नियंत्रित करने की कोशिश भी तेज हो गई है। यूरोपीय मानवाधिकार संगठन ने रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है।
यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधित सूची में पुतिन और रूसी विदेश मंत्री लवरोव को डाल दिया गया है। नाटो की तरफ से भी अब कहा गया है कि यूक्रेन में एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। रूस के खिलाफ सैन्य और आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराएंगे। इस तरह की सख्ती के बावजूद फिलहाल तो रूस नरम पड़ता नहीं दिखता। जंग जारी है। जंग में हताहत होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। रूसी सेना के घातक बम धमाकों से यूक्रेन तेजी से बिखरता दिख रहा है। अन्य देशों के मदद वाली बात रूस को नागवारा गुजरती है। रूस परमाणु बम की धमकी भी बार बार दोहरा रहा है। परिस्थितियां जल्द पटरी पर नहीं लौटी तो कहना गलत नहीं होगा। तीसरा विश्व युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है और देखते देखते युद्ध को 3 दिन हो चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। और इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया इस वक्त परेशान नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। मैं आपको कुछ छात्रों की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए, पीयूष गोयल हैं ये, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं इस समय में जो आपको दिखा रहा हूं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। मैं आपको सीधे यूक्रेन लिए चलता हूं। विकास गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे समझना चाहूंगा कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। खार्किव में मौजूद हैं और ऊपर हैवी अभी बॉम्ब वगैरह गिर रहे हैं। बहुत गंदी आवाज आ रही है क्योंकि अभी यहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम लोग को बताया गया है कि आप कहीं बाहर मत निकलिए। विकास, थोड़ा सा अपना फोन पीछे रखेंगे ताकि हम तस्वीर आपकी सही देख पा रहे हैं। और बताइए, आप बता रहे हैं कि इस समय लगातार धमाके हो रहे हैं, इस समय लगातार बमबारी हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत तेज से बमबारी हो रही है और यहाँ पे हम लोग अभी बंकर में हैं, जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। हम लोग को मना किया गया है कि आप बाहर न निकलें। विकास, जो मैं पीछे आपकी आवाज सुन रहा हूं, क्या ये बम धमाकों की आवाज है, गोलियों की आवाज है? गोली नहीं, बम जली रही। ये ऊपर से सेल्स गिर रहे हैं, सेलिंग हो रही है। ओके, तो सुबह से कल से लगातार इस तरह की गोलीबारी बमबारी हो रही है? हाँ जी, और रात को भी बहुत तेज और तेज होने वाली है। लोग, हमें हाई अलर्ट जारी किया गया, ये कहीं बाहर मत निकलिएगा। अब बहुत तेज होने वाली रात को, इसलिए अभी हम लोग अंदर बैठे। विकास, मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत दुख की घड़ी है आपके लिए और तमाम नागरिकों के लिए। हम आपके सुरक्षा की भी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सकुशल आप भी वापस आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट लगातार आपको वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। एक एक पल बहुत मुश्किल भरा है आप लोगों के लिए, हम समझ सकते हैं, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से आप खार्किव में इस समय मौजूद हैं, वहां पर सुबह से ही इस तरह से गोला बारूद और बमबारी हो रही है? सुबह से नहीं सर, ये 3 दिन से हो रही है सर। 3 दिन से लगातार होती है और आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। आप लोग हम लोग अंडरग्राउंड छिपे हुए हैं और हम लोग का पानी खत्म हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम लोग काफी भारी मात्रा में स्टूडेंट हैं, फंसे हुए हैं, हम लोग को यहाँ से निकाला जाए। विकास, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास खाने पीने की दिक्कत हो रही है इस समय? हाँ जी, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह जितने सामान खत्म हो चुका है, लोग के पास था अभी 3 दिन में हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। विकास, वहां पर कितने स्टूडेंट्स आपके साथ इस समय फंसे हुए हैं? यहाँ पे कम से कम 3 से 4 हजार स्टूडेंट।
3 से 4 हजार स्टूडेंट्स हैं। आप मुझे हाँ बता जी। पाएंगे कि ये भारत में किन किन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं जो स्टूडेंट्स आपके साथ हैं? ये सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे कि लाइक तमिलनाडु से हैं, और कुछ लोग हरियाणा से हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, यूपी से हैं। विकास, मेरे पीछे जो दोस्त खड़ा है मेरा, ये वाराणसी से, और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से हूँ। विकास, जो आपके साथी इस समय आपके साथ खड़े हैं उनसे भी हाँ प्लीज जी। बात कराइए हमारी। ऐसी बात। मैं अतुल, बनारस से 3 दिन से ये पेश है, और अब तक कोई होप नहीं। हमने इंडियन एम्बेसी में होप दिखी नहीं। उन्होंने तो ऐसे बहुत पहले तुम्हें बता दी, लेकिन तुमने तो कह नहीं है। मतलब का स्टेटमेंट था कि हमारे कोई वॉर में थोड़ी जी कतई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बाहर निकलना है, मतलब कि बिल्कुल। जाओ या, और कल क्या तो उन्होंने कि अभी तुम लोग जैसा कोई मतलब पॉजिटिव हो। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं अतुल, क्योंकि आपकी आवाज भी हमें थोड़े से क्रैक होकर मिल रही है, क्योंकि आप बंकर में इस समय अंदर छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं। क्या आप लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है अभी, अभी नहीं खाया है? आया है थोड़ा थोड़ा, और सोर्सेज भी, और पानी तो देना जैसे डायरेक्ट टैप वाटर यूज वो नहीं है यहाँ पे। पानी रुकना पड़ता है, और वो सारे वहां पे सारा स्टॉक आउट हो जाता है, तो पानी भी नहीं है। पानी की भी दिक्कत आ गई, और सप्लाई बंद हो गई, और लाइट भी कभी कभी बिलिंग करती है यहाँ पे। और पहली बार खाना तो वैसे नहीं होता रहा, स्टॉक आउट हो चुकी है सारी। क्या यूक्रेन सरकार आपकी कोई मदद कर पा रही है? जो भारतीय एम्बेसी है वो आपकी कोई मदद कर पा रही है? भारतीय एम्बेसी ने बोला है कि आप जहां भी आप जो फेस कर रहे हो फेस करते रहो, फेस करिए, क्योंकि खारकीव में अभी कोई यहाँ से कोई बच्चा ही नहीं गया है। आप पूछ लीजिएगा, जो ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से निकाले, लेकिन यहाँ पे जो है ये यूक्रेन की सरकार है, वो एम्बुलेंस खड़ी है बाहर हम लोगों के, और कब बीच में पानी का भी आ जाता है। लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों को थोड़ा पानी आता है, एक लीटर। अच्छा, मुझे अतुल और विकास जरा ये समझाइए कि खारकीव और कीव की डिस्टेंस कितना होगा? काफी 6 घंटे लगते हैं। ये अगर बस से हम जाएं तो 6 घंटे लगते हैं। 400-450 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, 400 से 450 किलोमीटर है। चूंकि हमें जो खबर मिल रही है वो मिल रही है कि कीव में भी लगातार फायरिंग हो रही है, और खारकीव में चूंकि आप मौजूद है तो वहां के हालात भी आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब है। कीव में तो बहुत गंदगी होती है, लेकिन वहां पे क्या है, ये यूक्रेन लोगों ने डिफेंड किया है। ये लोग भी, यहाँ के सरकार है वो लोग अच्छे से लड़ रही है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार में आ रही है तो ये लोग भी खूब मार रहे हैं, और लोगों को दूसरे नहीं दे। आप लोग अगर दिन में बाहर निकले हो तो क्या रूसी सेना आपके आसपास तक पहुंच गई है? अभी तो हमें रूसी सेना नहीं देखी, लेकिन हमने ये देखा कि आगे टैंक जाते हुए बहुत तेज। रूसी सेना तो अभी नहीं दिखी। अच्छा। हाँ जी। और धमाकों की आवाज अभी भी हो रही है, रुक रुक के आ रही है? हाँ जी, आप सुन सकते हैं। क्योंकि मैं सुन पा रहा हूं, जब मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं अभी इस समय इंडिया के वक्त के मुताबिक लगभग 9:20 हो चले हैं, और जब से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कई धमाके की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। लगातार हर 13 सेकंड में धमाके, हर सेकंड। तो आपके मन में इस समय दहशत है, डर है? सर, डर तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इस वक्त कहाँ कुछ क्या बॉम्ब आया वो देख के नहीं आता है। परिवार वालों से आपकी बातचीत हो पाई है? हाँ जी, परिवार वालों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है, तो अपडेट। आप भारत सरकार से इस समय कुछ कहना चाहते हैं? इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? भारत सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग जो खारकीव में स्टूडेंट हैं उन लोगों को इवैक्यूएट करने हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने स्टार्ट फाइन, बट दिक्कत है कि हम ईस्ट साइड पास है, और यहाँ पे कुछ
ही नहीं है कि के बॉर्डर पे आ सके, तो स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए। इधर हम लोग हैं, बस ट्रेन कुछ नहीं। बिल्कुल अतुल और विकास, आप अपना ध्यान रखिएगा। हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से हिंदुस्तान लौट आए। और मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूं अपने इस शो के जरिए कि खार्किव में जो स्टूडेंट्स फंसे हैं वहां पर हर 13 से 15 सेकंड में बम धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और ये दोनों ही स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए, सहमे हुए हैं। कई हजार छात्र इस समय खार्किव में फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। उनके पास खाने और पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, क्योंकि उनके पास जो राशन है, खाना है, वो बहुत कम कम करके खा रहे हैं, जो मुझे अतुल ने और विकास ने बताया। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए इंडियन गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि खार्किव की तरफ भी वो ध्यान दें। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही एयर इंडिया का एक स्पेशल विमान 219 छात्रों को लेकर वापस दिल्ली लौटा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सरकार गंभीर है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हर छात्र को वापस लाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर रुक रुक कर जो बमबारी हो रही है उसका असर और दहशत हम इन छात्रों के चेहरे पर जरूर देख रहे हैं। खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे, कैसे निकलेंगे हम? भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यूक्रेन में आसमान से आफत बरस रही है। किसी को नहीं पता कि अगले पल कहां ब्लास्ट हो जाए और कौन उसका शिकार बन जाए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चौतरफा हमले से यूक्रेन के नागरिकों की जान तो आफत में आ ही गई है। हजारों भारतीय नागरिक भी यूक्रेन में फंस गए हैं। हजारों मेडिकल छात्र जहां तहां पनाह लिए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू के लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन में फंसे 219 छात्रों को विशेष विमान के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है। जान पर आई आफत टल गई है तो छात्रों की खुशी भी देखते ही बनती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। I'm really happy the Indian embassy they have helped us a lot to cross the border, and in such a situation they will help us a lot and hope for the best. I thanks to the Indian Embassy Budapest for escaping from the critical situation in Uzgrod. So very much thank to the Indian Embassy Budapest. मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारतीय छात्र रूस के हमले से हलकान हैं, लेकिन सरकार की मदद से वक्त रहते घर वापसी हो गई तो सबसे बड़ा संकट टल गया। यूक्रेन में फंसे छात्रों की स्वदेशी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अब भी हजारों छात्र यूक्रेन के कई शहरों में फंसे हुए हैं। उनको सरकारी मदद का इंतजार है, लेकिन अभी तक उनके पास किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंच पाई है। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते अब कितना संभालें? दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। यूक्रेन में हालत बहुत खराब है। रूस के हमले से यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है।
और इसी तबाही से भारतीय छात्र भी बच नहीं पाए हैं। जान बचाने के लिए छात्रों ने बंकरों में शरण ले रखी है, लेकिन भूख प्यास से उनका हाल बदहाल है। हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट पे आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। खाना पीना हर चीज मैनेज कर, बट एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मुश्किलों का अंत नहीं हो पा रहा। कुछ छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि हजारों छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, लिहाजा बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं। खुद चल के 25 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, सभी लोग चल के आए हैं बॉर्डर पे, यहाँ पोलैंड के बॉर्डर पे। और यहाँ बॉर्डर पे हमारे साथ ऐसे सलूक हो रहा है। हम 10 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके बस एक वैन से 8 या 10 लोगों को एक बार में हमें बॉर्डर पे पहुंचाया जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि बस यूक्रेनियन लोगों को पहुंचाया जा रहा है और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमें पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। भारत सरकार लगातार भारतीय छात्रों को वापस लाने की कोशिश में जुटी है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के जरिए छात्रों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन बिगड़ते हालातों की वजह से छात्रों का डेटा इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से छात्रों को वापस लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पूरी दुनिया सकते में है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की अटकी जान सरकार को भी परेशान कर रही है और इसी वजह से सभी छात्रों को वापस लाने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। कुछ छात्र वापस आ गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी छात्र यूक्रेन में ही फंसे हैं। जरूरत है सुपरफास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन की और छात्रों के धैर्य की, जिससे यूक्रेन में फंसे छात्र अपनों के पास वापस आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। देखते देखते युद्ध को 3 दिन हो गए, जिससे पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिक गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें भारत ने रूस के खिलाफ वोट देने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ भारत ने दुनिया के मन से अपना रुख साफ कर दिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत शांति का पक्षधर है। भारत शांति का संदेश ही रूस और यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की है और दोनों ही मुल्कों के राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश भी की है। रूस यूक्रेन पर भारत की पैनी नजर। हर भारतीय को घर वापस लाएगी सरकार। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात भी कर चुके हैं और उसके बाद से लगातार हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। रूस यूक्रेन विवाद में किसी भारतीय को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए भारतीय सरकार लगातार रूस और यूक्रेन के संपर्क में है। विदेशों में संपर्क के अलावा भारत अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी कर रहा है। तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार मिशन में जुटे हैं और हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है।
रूस यूक्रेन विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मुद्दे पर चर्चा की गई और इस बात पर भी फोकस किया गया कि रूस यूक्रेन विवाद में किसी तरह से भारत अपनी भूमिका के जरिए दुनिया में शांति करा सकता है। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। हालात क्या, हालात सामान्य होने चाहिए, हम लोगों की ख्वाहिश तो यही। रूस यूक्रेन विवाद में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। यूक्रेन तो भारत से मदद की गुहार भी लगा चुका है, जिसके बाद दुनिया के मंच पर भारत की साख और बढ़ गई है। भारत भी अपने पोजीशन को समझता है, लिहाजा एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी भारत ने अपना रुख दुनिया के सामने साफ जाहिर कर दिया। भारत ने यूक्रेन और रूस युद्ध पर बुलाई गई यूएनएससी की बैठक में हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी भारत ने अपनी दशकों पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति यानी कि तटस्थ नीति को ही बरकरार रखा। जबरदस्त प्रेशर था अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि हिंदुस्तान जो है उनकी तरफ झुके, लेकिन हर देश जो है वो अपने इंटरेस्ट को निगाह में रखते हुए डिसीजन लेता है और हिंदुस्तान ने भी बड़ा फैसला किया है कि हम अपने हित को निगाह में रखते हुए इन दोनों देशों के बीच में दूरी बना के रखेंगे और किसी भी हालत में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी 2 बारी हिंदुस्तान ने दोनों बारी साफ तौर पे कहा है कि जो हुआ है वो स्थायी नहीं हुआ। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक किस्म से वेस्ट को भी सपोर्ट किया, लेकिन कहा कि हम चाहते हैं कि इसका समाधान शांति के माध्यम से किया जाए और दोनों साइड्स को कहा कि आप रिस्ट्रेंट दिखाइए। और ये वास्तव में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को दर्शाता है कि आज पूरा वेस्ट भी है वो हिंदुस्तान को वो कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। रशिया जो है वो कहते हैं हमारे साथ जुड़िए, तो ये हिंदुस्तान की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। रूस यूक्रेन विवाद से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारत इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं है, लेकिन भारत की भूमिका है बहुत अहम। सुपर पावर अमेरिका को भी भारत की भूमिका का एहसास है, जिसका इशारा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कर चुके हैं। बाइडेन साफ कर चुके हैं कि रूस यूक्रेन विवाद पर अमेरिका भारत से बात कर रहा है। Sir, India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. One more question. भारत सदियों से शांति का पक्षधर है। भगवान गौतम बुद्ध के शांति संदेश की झलक भारत की विदेश नीति में साफ तौर पर झलकती है और मौजूदा विवाद में भी भारत शांति स्थापित करने के लिए ही कोशिश कर रहा है। युद्ध से दोनों देशों को नुकसान है और दुनिया पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जरा सी लापरवाही 2 देशों की लड़ाई को विश्व युद्ध में बदल सकती है। भारत दोस्तों का दोस्त है और यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं। कॉमन फ्रेंड होने की वजह से भारत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता भी है, लिहाजा एक एक कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन में युद्ध लगातार चालू है। सैनिकों के साथ साथ आम लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। जान बचाने की खातिर लोग बंकरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन में हजारों लोग मेट्रो स्टेशन में अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। उन्हीं भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए भारत सरकार पूरी तरह से गंभीर हो गई है। बात चाहे यूएनएससी की बैठक की हो या फिर देश की राजधानी में सीसीएस की बैठक की, हर जगह भारत के पक्ष में भारतीयों की सुरक्षा टॉप एजेंडा है और शायद इसी का असर ये है कि यूक्रेन से भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन पर हैं। यूक्रेन की जनता की सलामती की दुआ पूरे दुनिया में मांगी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रति सभी की सहानुभूति भी नजर आ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ
आज दुनिया के बहुत सारे देश खड़े दिखाई दिए, लेकिन कुछ सवाल उनके फैसलों पर भी उठाए जा रहे हैं। रियल लाइफ में राष्ट्रपति की रियल लाइफ वाले राष्ट्रपति से अलग साबित हो रहे हैं और यही चीज लोगों को परेशान भी कर रही है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति। आज सारी दुनिया की नजर इन पर है। आज सारी दुनिया की सहानुभूति ज़ेलेंस्की के साथ है। जिस तरह की भयावह तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं, सारी दुनिया यूक्रेन के भविष्य को लेकर चिंतित है। सारी दुनिया यूक्रेन की जनता के लिए चिंतित है। लगातार यूक्रेन के लोगों की सलामती के लिए दुआएं कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिका से थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा उम्मीद नाटो देशों से थी, लेकिन इस महासंकट की घड़ी में अमेरिका बस आर्थिक प्रतिबंधों का प्रस्ताव सामने रखता है। बहुत हालात बिगड़े तो अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को देश से बाहर निकलने तक का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन रूस के खतरनाक तेवर के सामने अमेरिका भी सीधे सैन्य संघर्ष के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उधर नाटो के यूरोपियन देशों ने तो ज़ेलेंस्की को साफ जता दिया, सब के सब रूस से डरते हैं। Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? यूरोपीय देशों ने निराश किया तो ज़ेलेंस्की फिर यूक्रेन की जनता के सामने आए। यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल करने से टालम मटोल किया तो फिर ज़ेलेंस्की दुनिया के सामने आए। बाकायदा वीडियो जारी कर अपना हाल सबको बता दिया। खुद को रूसी सेना का टारगेट नंबर 1 भी बता दिया। І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के तकरीबन सारे शहर रूसी सेना के निशाने पर है। यूक्रेन के हर कोने में रूसी सेना बम बरसा रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों, मेट्रो स्टेशनों में शरण ले रहे हैं। यूक्रेन से सामने आ रही हैं ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रति सहानुभूति के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े कर रही हैं। दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत को उकसाने की क्या जरूरत थी? शक्तिशाली देश रूस से सीधी सैन्य टक्कर लेने की क्या जरूरत थी? राष्ट्रपति पुतिन के अड़ियल रवैये के बारे में सारी दुनिया को पता है। फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? सवाल तो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के व्यक्तित्व को लेकर भी उठने लगे हैं। सवाल तो अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के फैसलों को लेकर भी उठने लगे हैं। यूक्रेन के सैन्य समर्थन को समझते हुए रूस से सीधी टक्कर क्यों? यूरोपीय देशों की दोस्ती को यूक्रेन ने जरूरत से ज्यादा महत्व क्यों दिया? नाटो में शामिल होने के लिए मिल रहे झूठे आश्वासनों पर ज्यादा भरोसा क्यों दिया? आज की परिस्थितियां बता रही हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तमाम आकलन करीब करीब गलत साबित हो चुके हैं। अमेरिका और नाटो देशों से उनकी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी हैं। ऐसे वक्त में यूक्रेन की राजनीतिक मामलों की जानकारी अन्ना कोरबेटू की बात जरूर सुननी चाहिए, जो उन्होंने एक कॉमेडियन कलाकार रहे ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद कही थी। It's going to be super tough for him because he has the external front to fight on against Russia, which is a very dangerous opponent. He has the internal front to fight against the oligarchs' vested interests. The promises he rallied on and the criticism he rallied on have set a very high bar of expectations for him. आज कोरबूट की ये भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। यूक्रेन आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सिल्वर स्क्रीन से सीधे सियासत में आए ज़ेलेंस्की सहानुभूति के साथ साथ सवालों के घेरे में है। ऐसा माना जाने लगा है कि बिना किसी राजनीतिक अनुभव के सीधे राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर उनके राजनीतिक अपरिपक्वता को सामने रखता है। ज़ेलेंस्की की जिंदगी के दो बेहद महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक, जब उन्होंने रियल लाइफ में अपने सबसे हिट राष्ट्रपति के किरदार को निभाया, और दूसरा, जब वे सच में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। In the TV drama that made him famous, a taxi brings Zelensky to his inauguration. He's playing a teacher who is elected president. Unprepared and nervous, he struggles to know how he should behave. 41-year-old Zelensky strode into parliament with the confidence of a man who'd won a landslide victory, securing 73% of the vote. Watched by his wife, he was sworn in. This was life imitating art. साल 2019 में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की करीब 70% वोट लेकर लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। अचानक से इस लेवल तक पहुंचने में सबसे कारगर रही उनकी सबसे हिट सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपल, जिसके साल 2018 तक लगातार आए सीरियल ने एक कॉमेडी कलाकार को 41 की उम्र में यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया। इस सीरीज में ज़ेलेंस्की हाई स्कूल के एक हिस्ट्री के टीचर का रोल अदा कर रहे हैं, तो परिस्थितिवश देश का राष्ट्रपति बन जाते हैं। रियल लाइफ वाले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब रियल में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। लोगों के प्यार और भरोसे ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये ज़ेलेंस्की की जिम्मेदारी है उस भरोसे को बनाए रखते हुए यूक्रेन की जनता को सुरक्षित और सम्मानित जिंदगी देने की अपनी कोशिश जारी रखें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।